एक बदलाव की राजनीति की कहानी की शुरुआत आज से लगभग 3 साल पहले होती है, जब नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीति का माहौल गर्म हो जाता है। ये उस समय की बात है। अचानक एक व्यवसायी जो व्यवसाय में लगे थे, वह शहर के विकास की बात करने लगते हैं, शहर के पिछड़े होने की बात करते हैं और शहर के समस्याओं पे बात करने लगते हैं। लेकिन अफसोस इस बात की है कि जब नगर निगम चुनाव की सीट सामने आती है तो वह सीट आरक्षित रहती है और उसी समय इनका सपना चूर हो जाता है। आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में सावन पांडे। सबसे पहले तो सावन पांडे जी, आपका स्वागत है सुदामा न्यूज़ के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके व्यूअर्स के साथ जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि दर्शकों से आप अपने बारे में एक संक्षिप्त परिचय दे दें। शहरवासी तो जानते ही है, नाम सावन पांडे है। राजनीति में थे नहीं कभी भी, सेवा नीति करने वाले लोग हैं हम लोग। और मुजफ्फरपुर के आज भी जब से आए हैं जेल से छूट करके, तब से भी मुजफ्फरपुर जिला का काम कर रहे हैं। जिला का काम कर रहे हैं, हम विधानसभा का काम नहीं लिए हैं, जिला का काम कर रहे हैं। कई लोगों का पैर की सिफारिश, इलाज करवाना सब कर ही रहे हैं, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं डालते हैं। चलो, लेकिन आपने तो दावेदारी की थी विधानसभा की, तो उस पे क्या थी? अभी फिलहाल उसको ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं। कोई दावेदारी मेरी नहीं है, ये दावेदारी मुजफ्फरपुर की है और मुजफ्फरपुर की जनता की है। चूँकि जनता मेरे लिए जनता नहीं, मेरा परिवार है मुजफ्फरपुर, और परिवार के सदस्यों का कहना अगर होगा कि नहीं चुनाव में आना है तब देखा जाएगा। अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, सेवा नीति में लगे हैं। अच्छा, तो एक व्यवसायी होने के तौर पे आप राजनीति में एंटर कर रहे हैं, इसमें व्यवसाय मैंने छोड़ दिया। जब निगम चुनाव के वक्त चुनाव प्रचार हम लोग कर रहे थे और शहर में घूम रहे थे, चीज़ों को देख समझ रहे थे, उसी वक्त मैंने अपनी हर एक कंपनी से इस्तीफा दे दिया। तो व्यवसाय तो मैं हूँ ही नहीं। अब रोजी रोटी करने के लिए, खाने के लिए तो पहले लोग व्यवसाय किए या करते ही, कहीं ना कहीं से दाल रोटी, तो राजनीति से तो पेट भरना नहीं। तो वो थोड़ा बहुत हम लोग का चलता रहता है, लेकिन कंप्लीट हम लोग सेवा नीति का काम करने वाले, मुजफ्फरपुर की जनता, मुजफ्फरपुर के परिवार के लोगों की सेवा करने। कैसे सेवा करेंगे? बहुत लोग आए हैं, सेवा करने के नाम पे उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन शहर का विकास की जब बात की जाती है तो फिर विकास वहीं तक दिखता है जहाँ तक वो हो चुका होता है, उससे आगे विकास एक कदम आगे बढ़ता नहीं है। देखिए, मुजफ्फरपुर के जो भी जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं या आए थे, उनके पास कोई विजन नहीं है। और मैं हमेशा हाथ जोड़ करके मुजफ्फरपुर के लोगों से निवेदन करूंगा कि आप जिनको भी नेता चुनिए, आप विजनरी चुनिए, जो सच में ये विजन रखता हो कि एक विधायक का क्या काम है, वो कैसे सदन में जाकर के आपकी बातों को रख सकता है, वो कैसे सदन में जाकर के आपके काम को वहां से उठा करके ला करके आपको उस काम की सेवा, उसका काम का लाभ दिलवा सकता है, वैसे व्यक्ति को चुनिए। नहीं तो सिर्फ विधायकी का ठसक दिखाने वाले लोगों को अगर आप विधायक चुनते हैं तो चुनिएगा पूरे जोश में, लेकिन वो व्यक्ति आपको ला देगा होश में। यही रहा है और यही होना है। क्या लगता है शहर का विकास अभी तक कितना हो पाया है? मुजफ्फरपुर के शहर का विकास की सड्डी है। हम लोग जब बचपन में जो मुजफ्फरपुर देख रहे थे, वही मुजफ्फरपुर आज भी नजर आ रहा है। और मुजफ्फरपुर 35-40 सालों से कुछ राजनीतिक घरानों के पास गुलाम पड़ा हुआ है। देश की तो आज़ादी हो गई, लेकिन मुजफ्फरपुर आज भी आज़ाद नहीं है। मुजफ्फरपुर गुलाम है। देश गोरे अंग्रेजों के पास गुलाम था, मुजफ्फरपुर काले अंग्रेजों के पास गुलाम है। मुजफ्फरपुर अब मुजफ्फरपुर नहीं रहा, स्मार्ट सिटी में बदल गया है, क्या कहेंगे इसके? पहले मुजफ्फरपुर एक सिटी तो बन जाए। अच्छा, स्मार्ट सिटी बाद में बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की का ये जो सपना है स्मार्ट सिटी का, बहुत ही सुंदर सपना है उनका, लेकिन ये सपना सपना ही रह जाएगा, धरातल पे नहीं आएगा। क्योंकि मुजफ्फरपुर धरातल पे दिखता ही नहीं है, एक सिटी है ही नहीं, तो फिर स्मार्ट सिटी कहाँ से बना देंगे? ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं। कौन बेवकूफ बना रहे हैं? यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो स्मार्ट सिटी को देख रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, जिनको सुपरविजन का पावर मिला हुआ है, वो लोग मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं। नाम पहले भी कभी किसी का नहीं लेते रहे, वो लोग नाम लेते हैं, वो लोग मेरा टांग खींचते हैं। वो लोग कौन? जो यहाँ के बड़े राजनेता अपने आप को कहते हैं, या जनता जिनको बड़ा राजनेता मानती है, वो लोग राजनेता है और हम लोग तो शहर के बेटा हैं। तो अभी तक जो भी जनप्रतिनिधि है और फिलहाल जो है, आपका कहना है कि उनके द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया है? कोई नहीं, जीरो, एकदम जीरो, कुछ काम नहीं किया? कुछ नहीं। हम भी ये काम जानता है, मुजफ्फरपुर के वोटर है, नगर विधानसभा के वोटर है, मूल माटी मुजफ्फरपुर। हम कहीं से आयातित नहीं है। हमारे बाप दादा सारे पूर्वज यहीं पैदा हुए, कहीं से जमीन बेच करके आकर के हम लोग यहाँ पे नेता नहीं बन रहे हैं दूसरे जिला से, दूसरे राज्य से। हमारे बाप दादा, हमारा पूरा 7 खानदान यहीं पैदा हुआ है।
तो हम लोग तो देख रहे हैं मुजफ्फरपुर को, या अपने पूर्वजों से मुजफ्फरपुर के बारे में सुने हैं। जो पुराना मुजफ्फरपुर था वो तो मुजफ्फरपुर दिख ही नहीं रहा। 40 सालों से तो मुजफ्फरपुर और डाउन ग्राफ में जा रहा है। AQI की बात करें तो अभी सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। 13वें स्थान पे आज भी देख रहे थे कहीं 13वें स्थान पे। मुजफ्फरपुर की आबो हवा ही पॉल्यूटेड नहीं है, मुजफ्फरपुर की राजनीति भी पॉल्यूटेड है, मुजफ्फरपुर के जितने भी राजनेता उनका दिमाग भी पॉल्यूटेड है। ये पॉल्यूशन का अंबार लग गया है। ये जो जनप्रतिनिधि के दिमाग में जो गंदगी है वो क्या लगता है शहर में फैल चुका है? सड़ा हुआ दिमाग, और शहर को भी सड़ा है ये लोग। आप भी कहीं से शहर में गुजरेंगे तो आपको भी चौक चौराहे पे दुर्गंध आपको मिल जाएगा, स्मेल आता मतलब आएगा, फील करेंगे आप। वो स्मेल जो है वो कचरे का नहीं है, यहाँ के राजनेताओं के दिमाग का स्मेल है, वो दिमाग उनका सड़ चुका है। तो आप अगर उतरते हैं राजनीति में, फिलहाल तो अभी आप ठंडे बस्ते में रख दिए, लेकिन अगर आप उतरते हैं तो किस गर्मजोशी से उसको सामना करेंगे? कितना आपके लिए डिफिकल्ट होगा? आने दीजिए समय, अभी तो मतलब कंप्लीट रिलैक्स है, और मुजफ्फरपुर जिला वासियों के लिए काम करने दीजिए। शहर वासियों की सिर्फ बात नहीं करेंगे, और समाज की बात कहने में भी डर लगता है, क्योंकि समाज मुजफ्फरपुर में जात से जुड़ के देख लिया जाता है। तो समाज की भी बात नहीं करेंगे, पूरे जिले का काम करने दीजिए। किसी गरीब का इलाज करवाना है, किसी गरीब की बेटी की शादी करवानी है, किसी बच्चे का एडमिशन करवाना है, वो सब फेसबुक पर डालने वाला नेतागिरी नहीं, तो जेन्युइनली कर लेने दीजिए। कुछ काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, हो जाएगा। अभी जेल में थे, तो जेल से आए हैं लौट करके, तो कई लोग गरीब वहाँ फंसे हुए हैं, झूठे केस में बंद है, कोई 7 साल से, कोई 10 साल से, उनको भी छुड़ाने की जिम्मेवारी लेकर के आए हैं, तो उनको छुड़ाएंगे। उसमें 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो उम्र कैद की सजा पाए हुए हैं, उनकी बेटी की शादी करवानी है, किसी की बेटी BBA कर चुकी है, किसी की बेटी अभी ग्रेजुएशन क्लियर की है, तो उन लोग को भी हम उन लोग की शादी वादी करवानी है, बहन मान ली है। वो सब जिम्मेवारी निभा लेते हैं, फिर राजनीति के बारे में सोचें। जेल, अभी आपने जिक्र किया कि अभी आप जेल गए थे, उस पर कुछ बताना चाहेंगे जनता को? हाँ, गए थे ना। अखबार जैसे छापा ठगी के केस में, तो अखबार तो सबसे बड़ा ठग है मुजफ्फरपुर का। ऐड दीजिए तो आपके बारे में वाह करेगा, ऐड नहीं दीजिए तो आपके खिलाफ छापना शुरू कर देगा। अखबार के जितने भी यहाँ के ब्यूरो चीफ हैं, सारे अखबारों के ब्यूरो चीफ को मैं चैलेंज करता हूँ कि ठगी कहाँ था ये साबित करके दिखाएं। वो क्या ऑनरेबल कोर्ट से बड़े हैं, उनकी औकात न्यायालय से ज़्यादा है, वो एकदम क्लियर करेगा। क्योंकि मामला जो ये बनाया गया, ये सिविल का मामला क्रिमिनल में बनाया गया, और आपको ऐड नहीं दिए तो आप छाप दिए सावन पांडे को ठगी में मिली जमाना। तो ये आपको अधिकार कहाँ से दिया? यानी कि अखबार यहाँ के ब्लैकमेलर है सारे के सारे। ये क्लियर करें, यहाँ के सारे ब्यूरो चीफ हमारे घर आते हैं, हमसे ऐड लेते हैं, हमारे ऑफिस दिन भर बैठे रहते हैं, जब हम ऐड नहीं देते तो आप हमारे खिलाफ चला करते हैं। तो मतलब आपका कहना है कि आपको साफ तौर पे फंसाया गया है? बिल्कुल फंसाएंगे। किसने फंसाया? शहर के बड़े राजनेता नाम लेना चाहिए है, त्रिमूर्ति। अच्छा, जिन्होंने आपको फंसाया? हाँ, नाम हम कभी नहीं लेते। अच्छा, जनता समझने वाले समझ जाए। हाँ, समझ जाए, इशारा काफी हो इशारा गया। काफी। तो अभी आप जैसे बता रहे हैं कि जेल गए थे और वहाँ जो निर्दोष लोग हैं जिन्हें जो फंसे हुए हैं, उनकी बेटी के बारे में आप बता रहे थे कि आप बहन मान लिए उनको, उनका काम कर रहे हैं। आगे भी आपको देखा गया है, पिछले भी कुछ महीनों में आपको देखा गया है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आगे बढ़े हैं और लोगों को वितरण बहुत कुछ हुआ है, जो उस पर क्या कहना चाहेंगे? करते रहते हैं, वो नेचर में, डीएनए में। अच्छा, वो नहीं बदल सकता। राजनीति नहीं थी? राजनीति नहीं थी। राजनीति करे कि नहीं करे उससे मतलब नहीं है, सेवा नीति नहीं बदलने वाली। अच्छा, वो जारी है। हम अपने निजी खर्चे से करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कोई जरूरत नहीं है कि विधायक बन करके ही करे, सांसद बन करके ही करे। अपना विधायकी सांसद ही जो लोग कर रहे हैं वो लोग रखें। तो ये सेवा सिर्फ स्लम बस्ती में ही क्यों? देखिए, वो सबसे निचले पायदान पर बैठे हुए हैं। हम और आप जो हैं उस पायदान पे बैठे हैं जहाँ सब लोग चढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन वो उस पायदान पे खड़े हैं, उस पायदान पे बैठे हैं जहाँ कोई झांकना पसंद नहीं करता है। आप उनके पास से अगर गुजरेंगे और लोग, अन्य लोग गुजरते हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड एलीट क्लास कहते हैं और संभ्रांत कहते हैं, वो नाक मूंद लेते हैं। भले झाड़ू उनके यहाँ से खरीद आएगा, टोकरी उनके यहाँ से खरीद करके आप छठ पूजा करेंगे, लेकिन जब उनके घर के पास से गुजरेंगे तो आप नाक मूंद लेंगे। उस पायदान पे बैठे हुए लोगों को भी तो छठ पे पहुंचाना है। गरीबी तो कोई जात देख कर नहीं आता है, वो तो कभी भी आ सकता है और किसी के भी घर आ सकता है, कोई भी जात का। तो ये मेरा क्वेश्चन ये था कि सबसे ज्यादा स्लम बस्ती में ही क्यों? गरीबी एक अलग चीज है और स्लम में रहने वाले लोग एक अलग पार्ट है, ठीक है। वो क्लास है जिसके शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी लोग उससे जुड़ना पसंद नहीं करते हैं।
ये कड़वी सच्चाई है, आपको एक्सेप्ट करना होगा। उनके साथ लोग जुड़ना पसंद नहीं करते हैं, वो खत्म करना है। उनको वो शिक्षा, वो सफाई, वो स्वास्थ्य की व्यवस्था, वो सुरक्षा, वो स्टैंडर्ड देना है। फिर उनको एक आम जिंदगी में ला करके आम लोगों के साथ, सुपर एलीट क्लास के साथ बैठाना है। यही मेरा सपना है, जो बाबा साहब चाहते थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चाहते थे, वही मैं चाहता हूँ। क्या लगता है ये जो सपना है आपका, ये इजी तो दिखाई नहीं दे रहा है इतना? बाबा साहब के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है ये। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए इजी नहीं था। वो भी बचपन से लेकर के जवानी तक और बुढ़ापे तक प्रताड़ित होते रहे इस देश में, लोग करते रहे। लेकिन आज भी बाबा साहब के संविधान को हम छूते हैं, माथे से लगाते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। सुपर एलीट क्लास को भी अगर कोई प्रताड़ित करता है तो उसी संविधान के तहत जाते हैं वो केस दर्ज करवाने के लिए। माननीय न्यायालय भी उसी संविधान के तहत न्यायालय बना है। हमारा पूरा देश उसी पे चल रहा है। तो बाबा साहब की नियम नीतियों पे ही चलना मेरा पहला मकसद और आखिरी मकसद है। तो बाबा साहब की नीति पे चलना, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो दलितों को साथ लेकर चलना है। सवर्ण कहीं छूट नहीं जाएंगे इसमें? नहीं। बाबा साहब ना दलितों के हैं, ना बाबा साहब सवर्णों के हैं। बाबा साहब हम भारतीयों के हैं और हम भारतवासी हैं, और बाबा साहब हमारे पूर्वज हैं। और बाबा साहब की नियम नीतियों को लेकर के चलना ही मेरा सपना है। कोई लोहिया को लेकर के चल रहे हैं, कोई गांधी को लेकर के चल रहे हैं, कोई जेपी को लेकर के चल रहे हैं। मैं बाबा साहब की नियम नीतियों को लेकर के चल रहा हूँ। मैं कहीं दलितों पे सिर्फ फोकस नहीं कर रहा। बाबा साहब कहते थे समानता का अधिकार। आप भारत के संविधान की प्रस्तावना को जब पढ़ेंगे तो हम भारत के लोग, तो हम भारतीय हैं। समानता का अधिकार, बाबा साहब सबको समानता का अधिकार दे रहे हैं, कह रहे हैं, तो हम समानता का अधिकार दिलवाने के लिए आए हैं। बाबा साहब ने कहा था कि रानी को कोख से राजा पैदा नहीं होगा, उसका नसबंदी बाबा साहब लोकतंत्र के संविधान को बनाते वक्त ही कर चुके थे। तो बाबा साहब ने जो कहा था वो उस नियम को फॉलो करवाना मेरा काम है। क्या लगता है इतना आसान आपके लिए हो पाएगा ये चीज? कुछ भी आसान नहीं है। देश को आजाद करवाना भी बड़ा मुश्किल था। शहीद आजम भगत सिंह जी को देख लीजिए, ये धरती खुदीराम बोस की है, उनको देख लीजिए। अगर शहीद होना हो तो होंगे। अच्छा, शहीद होने के लिए भी तैयार है सवाल पार्टी? हाँ, मुजफ्फरपुर में लोग होते भी रहे हैं शहीद। खुदीराम बोस जी की धरती है ये आप जुगा सैनी की धरती है। तो अगर ऐसा होना हो कि शहीद होना हो तो होंगे। फिर आप अपना ये न्यूज़ दिखाइएगा कट डाल करके, लोग माल्यार्पण करें। भगवान न करे कभी ऐसा न्यूज़ दिखाने का मौका मिले। मुजफ्फरपुर है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कुछ भी हो सकता है। आपको ये थॉट कहाँ से आ रहा है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, ये मुजफ्फरपुर है, अतरंगी शहर है। चूंकि यहाँ के जो बड़े राजनेताओं ने इसको अतरंगी बना दिया। 40 साल पहले ये शहर सच में शहर था, लेकिन ये शहर अतरंगी हो चुका है। तो अब इस अतरंगी में कब किस पे कौन सा रंग चढ़े कौन जानता है। तो ये तो आप ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि गैंग ऑफ वासेपुर के जैसा ये गैंग ऑफ मुजफ्फरपुर तो नहीं बना। गैंग्स ऑफ वासेपुर में दिखाया गया वो आमने सामने लड़ते हैं। यहाँ आमने सामने लड़ने की क्षमता किसी में नहीं है। अच्छा, पीठ पीछे वार हो रहा है क्या यहाँ? हाँ, ये कोल्ड वॉर चल रहा है। अच्छा, कोल्ड वॉर चल रहा है। इसमें आप नाम भी नहीं लेना चाह रहे? नाम कभी आप मेरे पुराने राइट्स को उठाइए, कभी किसी का नाम नहीं लेते। सभी मेरे लिए सम्मानित हैं। कोई पिता तुल्य है, कोई बड़े भाई के समान है, कोई बहन के समान है, कोई माँ के समान है। क्यों किसी का नाम लेना? सब तो अपने। लेकिन पिता और भाई ही बीच में खंजर भोंकने का काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपकी बातों से। घर में भी बर्तन बजता है। अच्छा, मुजफ्फरपुर मेरा घर है और आपस में बर्तन बज रहा है। मुजफ्फरपुर की बात हो रही है तो मुजफ्फरपुर में मेट्रो बनना एक मुद्दा, काफी अच्छा मुद्दा है, जो सोशल मीडिया पे बहुत ही गर्मजोशी से बढ़ चढ़ कर लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं और कमेंट बाजी काफी ज्यादा हो रहा है। और जनप्रतिनिधियों पर भी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा में एम्स का उद्घाटन किया है, जिसको लेकर बहुत ही ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ताओं पे ये सवाल उठा है कि अपने शहर में तो कुछ नहीं दिलवा पाए और दरभंगा में जो हो रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, जितने भी नेता मुजफ्फरपुर में हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, सोकॉल्ड जनप्रतिनिधि थे या हैं, वो 99% दूसरे जिले से आयातित थे। कोई छपरा जिला से आयातित है, कोई समस्तीपुर जिला से आयातित है, कोई बेगूसराय से आयातित है, कोई मोतिहारी से आयातित है, कोई सीतामढ़ी से। मुजफ्फरपुर का बेटा कभी मुजफ्फरपुर का नेता बना ही नहीं है। तो पड़ोसी जिला से आया हुआ, यानी कि पड़ोसी का बेटा, तो पड़ोस के लिए ही नहीं सोचेगा, आपके घर के लिए थोड़े सोचेगा। तो उन लोगों की क्षमता नहीं है सोचने की। और रहा मेट्रो की बात, मेट्रो की बात, तो आप न दिल्ली जाने के लिए सही से ट्रेन है आपके पास, न मुंबई के लिए आज तक आप पवन के अलावा कोई ट्रेन खड़ा कर पाए। और आप बात मेट्रो की करते हैं, बेवकूफ दूसरे को बनाइएगा, जनता जय हो करेगी। हम लोग सवाल करने वाले लोग हैं, ठीक है, तो मुकदमा दायर कर दीजिएगा जाकर के। लेकिन जो सवाल है वो सही है कि आप पहले ये ट्रेन तो बना लीजिए। आप एम्बुलेंस ट्रेन भी नहीं दे पाए आज तक मुजफ्फरपुर को।
तो आप बात मेट्रो की करते हैं तो ये सब हास्यास्पद बात है। और 25-30 में होगी, 25 में ये लोग बोलते हैं कि काम लगाएंगे और 35 में बनाएंगे, तो कई लोग जिंदा रहेगा, कई लोग चला गया रहेगा। ये सब ख्याली पुलाव पकाना मुझे नहीं लगता है सही। और एयरपोर्ट, ये तो छूट ही गया, एयरपोर्ट पे क्या कहना चाहिए? एयरपोर्ट की लड़ाई तो मैं लड़ा, और मैं तो तत्कालीन जो निवर्तमान मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री, उनसे मैं कई बार मिला, उनको प्रपोजल दिया। एयरपोर्ट बनने की बात कभी से नहीं है। मतलब यहाँ के जो नेता हैं वो सच में महामूर्ख हैं। वो लोग एयरपोर्ट एयरपोर्ट चिल्लाते हैं, हम लोग पास करवा करके वहाँ से काम लेकर के आए एविएशन क्लब का। एविएशन क्लब और एयरपोर्ट दोनों में बहुत अंतर है। एविएशन क्लब में क्या है कि बच्चों को, जो स्टूडेंट्स होंगे एविएशन के, उनको बाकायदा यहाँ ट्रेनिंग मिल जाएगी। किसी को ग्राउंड स्टाफ की मिलेगी, किसी को एयर होस्टेस की मिलेगी, किसी को पायलट की मिलेगी। जो जैसा जो करना चाहते हैं वो ट्रेनिंग सेंटर यहाँ हम बनाना चाहते हैं, जो कि पूर्व में भी स्वर्गीय एल.पी. शाही जी और स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी के द्वारा चलाया जाता था। उनके मेहनत से आया था यहाँ पे एविएशन क्लब। उसी एविएशन क्लब को मैं पुनः लाना चाहता हूँ मुजफ्फरपुर में। निवर्तमान केंद्रीय मंत्री जी से मेरी बात हुई थी, जो नागरिक उड्डयन मंत्री थे, उनसे मेरी बात हुई थी। नापी भी मैंने जाकर करवाया, मुजफ्फरपुर का करवाया और रक्सौल का करवाया। ठीक है, कई साक्ष्य है मेरे पास इसके लिए। और अभी जब प्रधानमंत्री जी विगत चुनाव में आए थे लोकसभा में पताही एयरपोर्ट पे, उनके प्रतिनिधिमंडल को मैंने ज्ञापन भी सौंपा था, जिसमें उनके पूर्व एमएलसी राधा मोहन शर्मा जी भी थे, यहाँ की ममता रानी मैम भी थी, आपकी एक झा कोई लोकसभा प्रभारी थी, एक शिवा ये वैशाली लोकसभा प्रभारी भी थे। ये सारे लोगों का प्रतिनिधिमंडल था, वहां मैंने ज्ञापन सौंपा था और वहां भी मैंने एविएशन क्लब की बात की थी। और उम्मीद रखिए कि एविएशन क्लब यहाँ बहुत जल्द खुलेगा। और उसमें क्या होगा कि मेट्रो सिटीज के लिए, लिमिटेड मेट्रो सिटीज के लिए फ्लाइट उड़ान बढ़ेगी। आप उस मेट्रो सिटी से जाकर के कहीं भी देश या विदेश के किसी भी कोने में जा सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा खुलासा है, जैसे कि एयरपोर्ट नहीं, ये एक एविएशन क्लब। हाँ, आप जाइए ना, आप यहाँ के जो भी बड़े राजनेता हैं उनसे एविएशन क्लब के बारे में पूछेगा, उनको गूगल देख करके अभी सब लग जाएगा। सब अपने अपने असिस्टेंट से पूछने कि वो एविएशन क्लब की हुई चित्र का जानकारी था, अभी गूगल से पढ़ेगा एविएशन। हमको एविएशन क्लब के बारे में ही नहीं पता। सब बकलोल है, क्या जानता है सब? सब ब्याज पे पैसा लगाता है, कोई शोरूम खोलने में लगा है, कोई प्लॉटिंग में पैसा लगाता है, कोई 2 रुपए का धंधा में पैसा लगाता है, सब कुछ पता है। सब बकलोल है, सब एक अक्षर पढ़ा है, सब काली अक्षर भैंस बराबर है, कुछ नहीं। हाँ, हम तो यहाँ के पढ़े लिखे जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं उनसे तो हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, मुजफ्फरपुर के विकास में लगी है राजनीति में, ये भी गोबरों को दे दीजिए, ये लोग तो मतलब मुजफ्फरपुर की जनता इन गोबरों को दे रही है। ऑप्शन में गोबर है तो क्या करें? ऑप्शन में गोबर है तो क्या करें? हम नहीं कह रहे कि आप हमको जिता दीजिए या हमको नेता बना दीजिए, हमको बनने में मरे नहीं, लेकिन ऑप्शन में गोबर है तो क्या करें? तो ये गोबर पूरे मुजफ्फरपुर को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं? वही गोबर 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 कर रहे हैं। अच्छा, ये पूरा मुजफ्फरपुर क्या बस ऐसे ही? आप फिर बारिश आने दीजिए ना, देखिए। अच्छा, फिर पूरा मुजफ्फरपुर ऐसे ही? विगत कुछ वर्ष पहले की बात है, एक दरभंगा की मां मिथिला से, मतलब दरभंगा से आकर अपने बेटे का लाश खींच रही थी, इसी नगर निगम। मुजफ्फरपुर के लोग भूल गए होंगे, एक माँ अपने बच्ची को स्कूल चढ़ाने जाती है बस पे, आवारा पशु उसको मार देता है, उसके देह पे वो नाले में गिर जाती है, नाले में छड़ उसके शरीर में चला जाता है, वो महिला मर जाती है, वो माँ मर जाती है। उस बच्ची से जाकर कभी कोई हालचाल लिया है क्या? मुजफ्फरपुर का कोई राजनेता गया है क्या? चूंकि वहाँ फोटोबाजी करेंगे, शोबाजी करेंगे तो वोट नहीं आएगा। लेकिन उस बच्ची से जाकर पूछिए कि उसकी माँ चली गई, उसके अंदर क्या होता होगा। अपने बच्चा को फीवर आ जाएगा तो लेकर के भाग जाइएगा वेदांता और एम्स, सदर हॉस्पिटल में इलाज करवाने की क्षमता है अपने बेटे की। आप बड़े नेता बनते हैं कि हम ये काम कर दिए, वो काम कर दिए। एक तो सदर हॉस्पिटल आप लोग से नहीं बना और आप लोग बोलते हैं ये काम कर दिए, वो काम कर दिए। सदर हॉस्पिटल में कुत्ता सोया रहता है बेड पे, क्या काम कर दिए? कुछ काम नहीं किए। जब डेंगू की बात होती है तो सबसे पहले शुरुआत सदर अस्पताल से होता है, और सदर अस्पताल के ठीक बाहर पेशेंट यहाँ पर सोए हैं, उसके ठीक बाहर जब जो पानी हो, जो गंदा पानी वहाँ पे लगा रहता है, जहाँ पे बहुत ही गंदा मच्छर और मक्खी, जो एक बार किसी के काटना तो दूर की बात है, किसी इंसान के शरीर पर वो बैठ भी जाए तो वो बहुत ही भयानक बीमारी है। स्किन डिजीज होता है। हम तो आप लोगों को कहेंगे कि आप लोग जाइए एक बार सदर अस्पताल के हाल हालात को देखिए, एक बेड का वीडियो बनाइए, देखिए, जनता को के बीच में दीजिए, जनता को उसको, क्योंकि जनता चीज़ों को बहुत जल्दी भूलती है।
जो जनता आज महात्मा गांधी को गाली देने लगी, जो नेहरू को गाली देने लगी, जो अटल जी को गाली देने लगी, उस जनता से हम क्या उम्मीद करेंगे? लेकिन हम यही बार बार कहेंगे कि जागिए, उठिए। सबकी क्षमता मेदांता में जाने की नहीं है, सबकी क्षमता एम्स में जाने की नहीं है। हम लोग के पास दिन भर में 100 ऐसा पुर्जा आता है, 100 ऐसा लोग कॉल करते हैं जो बोलते हैं कि सावन जी आइए एम्स में और एम्स में नंबर लगवा दीजिए। बड़े बड़े लोग कॉल कर रहे हैं। कल एक व्यक्ति मिले जो बोले कि मेरा 5.5 साल का बेटा है और जिसको शायद ब्लड कैंसर या कुछ है, ब्लड वगैरह का सारा व्यवस्था हो गया है, पैसा भी व्यवस्था की हुई है, लेकिन एम्स में नंबर नहीं लग रहा है दिल्ली एम्स में। और मुजफ्फरपुर के 2 सांसदों के बारे में कहा गया कि दोनों सांसद कॉल कर चुके हैं, एक केंद्रीय मंत्री कॉल कर चुके हैं, फिर भी एम्स में नंबर नहीं मिल रहा है। तो कैसा पैरवी नेताजी कर रहे हैं और जनता किसको चुन रही है ये देख लेना। और सदर अस्पताल अगर सही हो जाए, वर्ल्ड क्लास हो जाए, तो लोग यही इलाज करवा लेंगे। आपके पूर्वजों ने आपको दिया है संपत्ति, आप सिर्फ सहेज नहीं पा रहे हैं, मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आप शोरूम पे शोरूम खोल रहे हैं, आप प्लॉटिंग पे प्लॉटिंग काट रहे हैं, आप दारू पे दारू उतरवा रहे हैं, आप बेच रहे हैं, 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं। तो बड़ा विवादित चीज बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का बड़ा अच्छा डिसीजन था दारू बंद करने का। शराबबंदी के माहौल में आप शराब की बात, हाँ, शराब की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने, बिहार के मुख्यमंत्री को मैं भगवान मानता हूँ, उन्होंने शराबबंदी, नशा जैसे चीज को बंद करवाने का काम किया। उन्होंने बड़ा मजबूत फैसला लिया, लेकिन एक बड़े राजनेताओं ने मिलकर के शराब का बड़ा सिंडिकेट खड़ा कर दिया। तो एक मुख्यमंत्री क्या कर सकता है जब उनके हेड से उनका साथ नहीं देंगे या अन्य लोग साथ नहीं देंगे? आज ड्राई नशा बढ़ता जा रहा है मुजफ्फरपुर में। ड्राई नशा में स्मैक सबसे ज्यादा घर कर चुका है। तो बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन किसी को समय थोड़े है पूछने का। किसी को पंखा का उद्घाटन करने से फुर्सत नहीं है, तो किसी को अपना गेट पे कुत्ता पोसने से फुर्सत नहीं है। वोट मांगने जाते हैं बेटा बन करके और गेट पे टांग देते हैं कुत्तों से साथ। ठीक है, तो समझ में नहीं आता कि वोट नेता को दिए थे कुत्ता को दिए थे। कहानी बहुत सारी है, कितना शिकायत करें। जनता भी कहेगी सुन करके, आपका वीडियो देख करके पागल हो गया है। ऑप्शन में गोबर है। इतने क्यों ठंडा गए सावन? अभी तो आपने जनसुराज का दामन थामा था। जनसुराज तो बीती हवा से चले थे साथ में साथ। अच्छा, पार्टी बनने से पहले छोड़। अच्छा, पार्टी बनने से पहले ना हम पूर्व में किसी भारत के किसी राजनीतिक दल में थे, ना वर्तमान में है, ना भविष्य में जाने का कोई इच्छा है। ना मेरा कोई नेता है, ना हम किसी को नेता मानते हैं। हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्य की प्रशंसा करते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्य की प्रशंसा करते हैं, तो नेता प्रतिपक्ष के कार्य की प्रशंसा करते हैं। तो जो बेहतर कार्य करेंगे उनकी प्रशंसा हम करेंगे। और सभी दलों में सभी नेताओं के साथ मेरा अच्छा संबंध है, किसी के साथ खराब संबंध नहीं है। मुजफ्फरपुर वाला भी जो नेता सब उन लोगों के साथ भी खराब संबंध नहीं है। सब कुछ अच्छा भैया मामा को काम किए रहते हैं, उस संबंध खराब करके क्या करेंगे? फिर जेल में जेल भिजवा देगा सब। अच्छा, सब जेल भिजवा देगा। हाँ, क्या लगता है कौन जेल भिजवा दिया है आपको? नहीं आ रहा। आए सब बड़का नेता सब नाम नहीं लेंगे। नाम नहीं लीजिए। तुरंत में गोबर भी बोल रहे हैं, फिर आप मामा चाचा फूफा भी बोल रहे हैं। कहाँ करेंगे? सब रिश्ता है ना, घर है, मुजफ्फरपुर मेरा परिवार है, रिश्ता तो है ही ना। लेकिन दिमाग में गोबर है, वो थोड़ा गोबर है, दिमाग में गोबर है। मुजफ्फरपुर का हमारा विकास नहीं कर रहे, हम तो कहबे ना करेंगे। अब मान लीजिए कि हमारे बाप दादा जो जमीन लेकर के गए और उसमें हमारे रिश्तेदार, हमारे नाते रिश्तेदार, हमारे चाचा लोग खेती नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उसको बंजर छोड़ देंगे, तो हम तो बोलबे नहीं करेंगे। हमसे जितना क्षमता हम कोशिश करेंगे, जिसके हिस्सा में सबको बोलेंगे तुम भी खेती करो, फसल ला, नहीं फसल लाएगा तो आप नकार रहे हैं, लेकिन लोग तो आपको प्रत्याशी के रूप में ही देख रहे हैं। लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है, और इसी प्यार आशीर्वाद के कारण तो मैं मुजफ्फरपुर भी बहुत दिनों बाद लौट के आया हूँ। फिर अभी जाऊँगा झारखंड, वहाँ भी मेहनत थोड़ा करता हूँ, वहाँ से दाल रोटी कमाता हूँ। तो फोन पे लगातार लोगों के साथ बना हूँ, मदद हो रही है लोगों की। तो बाहर जाएंगे तो मुजफ्फरपुर को भूल तो नहीं जाएंगे? कैसे भूल जाएंगे? वो पार्टी मुजफ्फरपुर है, यहीं के बेटा ही, बाप दादा यहीं पैदा हुए, दूसरे जिला से आए थे थोड़े, हम लोग यहीं के हैं। पूरा प्रहार कर रहे हैं, दूसरे जिला से नहीं आए हैं, इसी जिला के हैं। हाँ। कौन आए हैं दूसरे जिला से? है ही आगे बड़का नेता लोग तो सब दूसरे ही जिला के हैं। ठीक है, तो आप सुन रहे थे सावन पांडे जी को, जिन्होंने बेबाकी से अपने हर एक प्रश्न का उत्तर दिया है। उम्मीद करते हैं ये कार्यक्रम आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। सावन पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे इस तरीके से बेबाकी से बात करके।